हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। यहाँ हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर सेकेंड केमिस्ट्री प्रोटीन्स स्टार्ट है, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। कल हमने एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स देख लिया था। आज हम उसका आगे का देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, मतलब वो फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। अब जैसे कि आपने केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट पढ़ा हुआ है, तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रिएक्शन की रेट को बढ़ाना या फिर घटाना। और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इफेक्ट भी करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम वही आज डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे एंजाइम एक्टिविटी अफेक्टेड होती है। ठीक है, तो लिख सकते हो आप, वी हैव सो मैनी फैक्टर्स, वी हैव सो मैनी फैक्टर्स which affects the enzyme activity। अब कौन कौन से हैं? नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ, फर्स्ट डाल लीजिए फैक्टर्स, साथ साथ में डिस्कस भी करते चलेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ध्यान से देखिए, आपका प्रोडक्ट होता, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, सेम ऐसे ही एंजाइम के केस में सबस्ट्रेट होता है और सबस्ट्रेट से आपका प्रोडक्ट बनता है। सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट पर एंजाइम अटैक करता है और फिर आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये होता है। ये ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी एंजाइम है, उसकी रिएक्शन कराएंगे सबस्ट्रेट के साथ तो हमें मिलेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलता है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें फर्दर प्रोटीन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ पे देखो, आप रिएक्शन में देख रहे हो, एंजाइम में होता है एक तो हमारे पास, और एक होता है, ये हो गया एंजाइम, और एक होता है आपके पास सबस्ट्रेट। ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को घटाएं या बढ़ाएं, और क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को घटाएं या बढ़ाएं? तो दो फैक्टर्स यहाँ से तैयार हो गए हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम की कंसंट्रेशन का क्या अफेक्ट पड़ेगा एंजाइम एक्टिविटी पर। ठीक है, आप सभी को पता है कि एंजाइम क्या करते हैं, जो रिएक्शन रेट है उसे डबल नहीं, इंक्रीज़ कर देते हैं। डबल नहीं कह सकते हैं हम, जो रिएक्शन का रेट है उसे इंक्रीज़ कर देते हैं। जो रिएक्शन पहले कुछ घंटों में हो रही थी, अब कुछ ही मिनटों में होने लग जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो ये एंजाइम की एक्टिविटी है। अब अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाएं या घटाएं तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को घटाएं या बढ़ाएं तो एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। दो फैक्टर हो गए। तीसरा होता है, अगर इस सॉल्यूशन का हमने पीएच चेंज किया तो इफेक्ट ऑफ पीएच अगर हमने घटाया या बढ़ाया, कुछ भी कैसे भी बस चेंज होना चाहिए, पीएच का चेंज हुआ तब क्या इफेक्ट पड़ेगा फैक्टर्स उस पर इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी पर। और क्या हो सकता है, टेम्परेचर का इफेक्ट देख सकते हैं हम। दो फैक्टर्स तो हो गए कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम का, एक हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का, एक हो गया पीएच का, और एक हो गया टेम्परेचर का। ठीक है, पीएच का और टेम्परेचर। अगर हम ये वो हो रही है रिएक्शन आपकी, इसका टेम्परेचर चेंज करके रिएक्शन करें, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सभी फैक्टर्स हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ज़्यादा लिखाऊंगी नहीं, आप लैंग्वेज में अपने आप भी लिख सकते हो। ग्राफ समझिए, देखो
जैसे जैसे मैंने आपको कल एक लाइन भी लिखाई थी कि स्मॉल अमाउंट इज इनफ फॉर एनी रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शन, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उसके लिए एंजाइम का स्मॉल अमाउंट ही इनफ रहता है। यानी कि आप समझो कि स्मॉल अमाउंट ही आपकी रिएक्शन को क्या कर सकता है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करा सकता है। तो अगर हम एंजाइम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते जाएंगे, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो रिएक्शन का रेट तो उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, वही बात हो गई। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे कि as the concentration of enzyme increases, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, इंक्रीज होती है, क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी, और क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी will also increase as the concentration of enzyme increases, enzyme activity या rate of enzyme activity will also increase। जैसे जैसे हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज की, वैसे वैसे क्या हुआ, एंजाइम के जो रिएक्टिविटी रेट था वो भी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है, अगर ग्राफ के थ्रू समझे, इधर आप ले लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, और इधर आप ले लीजिए रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो अभी देखो, जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई, मान लो 10 थी, फॉर सपोज 10 थी आपकी, यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, जैसे भी हो, रिएक्शन का रेट आप मान लो यहाँ पे, इसमें भी ऐसे ही मान सकते हो, 10 कुछ भी मान लो, वैसे आप अपनी साइड से, ठीक है, 5 मान लो, 10 मान लो, 15, 20, 25, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ से देखो, पहले कंसंट्रेशन थी एंजाइम की 10, तो रिएक्शन का रेट था 5। ठीक है, जब आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज की 20 की, तो आपका रेट हो गया है 10। ठीक है, जैसे आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज की 30 पर, तो आपका रेट हो गया है 15। ठीक है, जैसे आपने 40 की, तो आपका हो गया 20। ठीक है, तो अब इनको सब जब आप मिलाओ, ऐसे ही आपका चलता रहेगा, तो जब आप इसको मिलाओगे तो कुछ इस तरह का आएगा। मेरा थोड़ा ऐसे आ गया, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये। इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलते हैं, और इसका मतलब होता है जैसे जैसे ये वाली टर्म बढ़ेगी, वैसे वैसे ये वाली टर्म भी बढ़ेगी। यहाँ पे देखो, इस ग्राफ को, यहाँ पे अगर आपको नंबर्स भी नहीं लिखेंगे, ग्राफ दिखेगा, तो आप समझ आना कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ये रहा, यहाँ पे कंसंट्रेशन होती है, यहाँ पे रेट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रेट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये अब ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये इफेक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम का, किस पे, एंजाइम एक्टिविटी पर। यानी कि अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, और अगर आप एंजाइम की जो है कंसंट्रेशन घटाते हैं, तो उसकी भी, एंजाइम की एक्टिविटी भी घटेगी। ठीक है, अब सेकेंड फैक्टर है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, अब जैसे हमने इसकी रिएक्टिविटी को देखा, वैसे ही हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट की का इफेक्ट। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। अब सपोज करिए ये आपके पास कोई एंजाइम है, ठीक है, या ऐसे रहने दीजिए, मैं बाद में समझाऊंगी। आप ई लिख लो, कोई एंजाइम है, सबस्ट्रेट हो गया, सबस्ट्रेट आके एंजाइम पे जुड़ेगा,
तब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स जो भी बनेगा ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। जब आपके पास एंजाइम है, सबस्ट्रेट आ रहा है, आप सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, इंक्रीज़ करते गए, कोई बात नहीं। जो E है इसके पास सबस्ट्रेट आता रहा, ठीक है, आप इंक्रीज़ करते रहे और एंजाइम की कंसंट्रेशन तो उतनी रखी हुई है, सिर्फ सबस्ट्रेट की आप इंक्रीज़ कर रहे हो, तो जो एंजाइम था उसके आसपास सब तरफ सबस्ट्रेट हो गया, प्रेजेंस हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे जैसे आप क्या करोगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करोगे, वैसे वैसे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। लेकिन एक टाइम के बाद जब इनफ रहेगा, एक टाइम के बाद जैसे हमें जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे पास सब है, हम स्टेबल हो गए, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं, अब हम कुछ काम नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो ऐसे ही एंजाइम भी स्टेबल हो गए, इसके पास इतने सबस्ट्रेट आ चुके हैं, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं कि अभी से सबस्ट्रेट की कोई नीड नहीं है। तो अब क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जितनी मर्जी इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते जाओ, जो E है इसके पास ऑलरेडी इनफ है, अब इसके पास कोई स्पेस नहीं है जहाँ ये सबस्ट्रेट को ऐड कर लेगा। तो अब एंजाइम एक्टिविटी पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यानी कि इसका जो ग्राफ आएगा, चलो पहले इतना एक बार नोट डाउन करो, फिर इसमें लिख सकते हो, पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलो पहले इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा, चलिए इसके अंदर लिखिए, ठीक है। चेंज कर लेते, इसके अंदर लिखिए as the concentration of substrate increases, rate of enzyme activity या बोल सकते हो rate of enzymatic reaction will also increases at Vmax क्या है, अभी समझाती हूँ। Vmax होता है आपका मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, कि इससे ज़्यादा रेट बढ़ ही नहीं सकता रिएक्शन का, ठीक है। इंक्रीजेज एट Vmax बट आफ्टर दिस का मतलब आफ्टर Vmaximum, बट आफ्टर दिस it becomes constant मतलब Vmax के बाद जो रेट है रिएक्शन का वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, रीज़न भी लिख लीजिए, बिकॉज all the active sites of an enzyme are occupied by the substrate. As the concentration of substrate increases, rate of enzyme activity or rate of enzymatic reaction will also increases at Vmax, but after this it becomes constant because all the active sites of an enzyme are occupied by the substrate. अब कुछ टर्म्स इसमें समझ नहीं आ रही होंगी आप लोगों को, पहले तो समझ लीजिए। मैंने भी आपको बताया जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। लेकिन इनिशियल एक वी मैक्सिमम तक, और आफ्टर वी मैक्सिमम ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आपका एंजाइम है उसके पास जितनी भी एक्टिव साइट थी, ये जितनी भी ये इसके आसपास का जितना एरिया ये एक्टिव है। एक्टिव साइट्स का मतलब है वो साइट जिधर क्या होगा, सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है एंजाइम से, ठीक है। वो साइट जैसे हम इसमें जो आपका जनरली है इस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंजाइम को इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और सबस्ट्रेट को इस तरह से। तो ये इधर फिक्स होता है,
इधर ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये इधर फिट होगा इधर, यानी कि ये इसकी एक्टिव साइट है ये वाली, क्योंकि एंजाइम इधर आके फिट होगा, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है। तो वो एंजाइम का वो एरिया, वो पार्ट जहाँ पे सबस्ट्रेट आके जुड़ता है उसे बोलते हैं एंजाइम का एक्टिव साइट, ठीक है। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा जब ये एक्टिव साइट फिल हो गई, उसके बाद अब कितनी भी सबस्ट्रेट लाते जाइए उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी पोजीशन पे सबस्ट्रेट ऑलरेडी आ चुका है। तो आफ्टर Vmax इट बिकम्स कांस्टेंट बिकॉज क्या है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स थी वो सब ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं सबस्ट्रेट से, ठीक है। इसमें अब ग्राफ बनेगा, एक बार नोट डाउन करिए पहले। ये सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, ये मैं रफ कर देती हूँ। अब देखते हैं इसका ग्राफ, इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। देखते हैं इसका वाला ग्राफ। तो यहाँ पर देखो, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसमें मुझे काफ़ी समझाना भी है आगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए कंसंट्रेशन, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम लिखा था, इसमें लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन या रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इनिशियली तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ये भी बढ़ेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन ही आने वाला है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आप और ज़्यादा दिखा सकते हो, जितना हो सकता है मैक्सिमम करने की कोशिश करिए, ऐसे कर लीजिए। यहाँ तक तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ी सबस्ट्रेट की, वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम पे जब एंजाइम की सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड हो चुकी होंगी तब कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ाते जाइए ये कांस्टेंट रहने वाली, ये नहीं बढ़ेगी, ये बढ़ाती जाइए, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगी यहाँ पर आकर, ठीक है। और ये पोजीशन ही आपको बताया कहाँ तक बढ़ेगा, Vmax, इसे बोलते हैं हम Vmax, यानी कि रिएक्शन का हाईएस्ट मैक्सिमम जहाँ रेट होगा इसे बोलेंगे Vmax पॉइंट, ठीक है, Vmax पॉइंट। अब ये जो इफेक्ट है आपका, इफेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबसे पहले स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट was studied by Michaelis and Manton in 1931। अब एक साइंटिस्ट हुए हैं मैकेलिस एंड मेंटन, मतलब मैकेलिस और मेंटन दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस इफेक्ट को सबसे पहले स्टडी किया था, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इस वाले इफेक्ट को वॉज स्टडीड बाय मैकेलिस एंड मेंटन इन 1931। उन्होंने इसको क्या किया, इन्होंने स्टडी किया सबसे पहले, और इसके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू मिकेलिस मेंटन, एक साथ लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मिकेलिस मेंटन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया इसको स्टडी करने के बाद, ये रफ कर देती हूँ, लेकिन यही चल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ध्यान रखिएगा। अब क्या था, अकॉर्डिंग टू मिकेलिस मेंटन, इन्होंने बोला कि कोई भी एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है एक, और उसके बाद वो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक डाउन होता है फर्दर प्रोडक्ट में,
प्रोडक्ट बनाता है और साथ में जो एंजाइम हमने लिया था वो एज इट इज़ बन जाता है, रीजनरेटिंग ऑफ एंजाइम टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू मैकेलिस मेंटन, उसके अकॉर्डिंग क्या था, वैन, नहीं ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे लिखो मत, ऐसे देख लो ध्यान से कि अकॉर्डिंग टू मैकेलिस मेंटन, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जब कोई भी एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है तो बनाता है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये बनाता है प्रोडक्ट प्लस एंजाइम, रीजनरेटिंग ऑफ एंजाइम। यानी कि ये आपका है एंजाइम, एंजाइम ने जब रिएक्शन की सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है, तो आपका बना सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये बना आपका प्रोडक्ट और साथ में आपका एंजाइम जैसे आपने लिया था वैसे का वैसा बच जाएगा। ये बताया इन्होंने कि जब भी कोई एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स आगे क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोडक्ट में और हमारा एंजाइम का रीजनरेटिंग हो जाएगा, जो हमने लिया था वो बन जाएगा वापस से। ठीक है, ये बताया इन्होंने। अब इसके बाद इसके बेस पर उन्होंने काफ़ी एक और इन्होंने इनका जो फेमस है मैकेलिस मेंटन इक्वेशन वो दी है, वो हम आगे ड्राइव करने वाले हैं इसी से ही। मैं पूरा डेरिवेशन यहीं कराऊंगी क्योंकि कई बारी ये इफेक्ट जो है आपका फैक्टर्स इफेक्टिंग में ये वाला बहुत ज़्यादा आता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वाला, क्योंकि इसमें मैकेलिस मेंटन इक्वेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो ये मैं आपको यहीं डेरिवेशन कराऊंगी, इतना नोट डाउन करिए पहले फटाफट से। चलिए, ये नोट डाउन हो गया होगा। ये आपका सेकंड फैक्टर चल रहा है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ से देखो अब क्या होगा, रिएक्शन है, इसका रेट मान लीजिए, इन्होंने इसके लिए इक्वेशन दी है तो इक्वेशन लानी है ना, वो मैकेलिस मेंटन इक्वेशन। तो इसके लिए जो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है इसका रेट मान लीजिए K1, बैकवर्ड का मान लीजिए K2 और इसका मान लीजिए K3। ठीक है, रिएक्शन का रेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हो वेयर K1, K2, K3 आर द रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गए रेट कांस्टेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन का, इस पे अप्लाई करेंगे सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे, ये फर्स्ट है ना, सेकंड स्टेप बाद में। फर्स्ट स्टेप पे अप्लाई करेंगे कौन सा, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखना ऑन अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन to the first step of the reaction फर्स्ट स्टेप पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो आप निकालो जरा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, काइनेटिक्स सबने पढ़ी हुई है, केमिकल काइनेटिक्स गाली, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, K1 कंसंट्रेशन ऑफ E और कंसंट्रेशन ऑफ S। ठीक है, एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का कितना हो जाएगा, K2 इसके लिए, और कंसंट्रेशन ऑफ ES, ये हो गया। और यहाँ पे देखो साइन कैसा आ रहा है, ये रिवर्सिबल वाला साइन है, रिवर्सिबल साइन है, तो रिवर्सिबल का साइन किस लिए बताता है, ठीक है, क्यों लगाया जाता है, फॉर इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर रिप्रेजेंटिंग द इक्विलिब्रियम, ये बताने के लिए कि ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो आप लिख सकते हो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ, आपको पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स में सबने पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के,
ठीक है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के रेट लिखिए। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कितना आया था आपका K1, इसका कितना आ जाएगा K2 AS, ठीक है, हो गया। ये आया था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इतना हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, पहले एक बार ये नोट डाउन करो यहाँ तक, फिर मैं रफ करूँगी, क्योंकि करिए। साथ साथ नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये बड़ा है थोड़ा, तो मैं साथ साथ रफ करती रहूँगी, तो नोट डाउन करते जाइए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, K2 को ऊपर रहने दीजिए और K1 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये K1 है, K1 K2, लेट इसको मान लेते हैं कि K2 और K1 है, इसकी पूरे की जगह अब हमें बार बार ये दोनों टर्म ना लिखनी पड़े, इसलिए मैंने एक टर्म और मान लिए Km, जिसे क्या कहते हैं Km। Km हो गया। यहाँ पर लिख सकते हो आप वेयर Km इज मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट, यही है आपका मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट। और इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, विच इज डिफाइंड एज the substrate concentration, as the where Km is Michaelis-Menten constant, which is defined as the substrate concentration at which the reaction कौन सी, एंजाइमेटिक रिएक्शन की बात चल रही है, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते, at which the reaction यानी कि एंजाइमेटिक रिएक्शन reaches half of its maximum velocity। अभी समझा देती हूँ क्या होता है। ये यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमने मास एक्शन लगाया, उस पर फर्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इतना है, बैकवर्ड रिएक्शन का इतना है। इक्विलिब्रियम में थे तो दोनों का रेट बराबर होगा, बराबर रख दिया। यहाँ से K2 K1 निकाल लिया, K2 बाई K1, K2 K1 का रेशियो निकाल लिया। ये हमने एक नया कांस्टेंट मान लिया Km, और इसी कांस्टेंट को मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं। और इसको डिफाइन ऐसे किया जा सकता है कि ये सबस्टेट की वो कंसंट्रेशन है जिस कंसंट्रेशन पर रिएक्शन क्या होती है, जो उसकी V मैक्सिमम है उसकी हाफ तक पहुँच जाती है। यानी कि अभी आपको मैंने ग्राफ समझाया था, ये वाला ग्राफ आया था, इसके लिए यहाँ आपका V मैक्स था, ये वाले पॉइंट पे यहाँ आपकी रिएक्शन की एक्टिविटी चल रही थी, ये आपका सबस्ट्रेट चल रहा था। तो इनके अकॉर्डिंग ये है कि कंसंट्रेशन थी सबस्ट्रेट की, जैसे यहाँ भी कंसंट्रेशन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ये कंसंट्रेशन चलती जा रही है, ठीक है। तो अगर वो कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर क्या होगा, रिएक्शन पहुँच जाएगी V मैक्स पर, यानी कि यहाँ से चली रिएक्शन, इसका आधा कहाँ होगा, कहीं यहाँ पर लगभग आपको यहाँ लग रहा है, जहाँ इसका एवरेज हो हाफ का, वहाँ देख लीजिए। यानी कि इसकी ये वाली पोजीशन, ये कंसंट्रेशन इसका हाफ हो गया, यानी कि हाफ ऑफ V मैक्स, ठीक है। ये हो गया आपका हाफ ऑफ V मैक्स। तो सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पे जो आपकी रिएक्शन है वो हाफ पर हो, किस पर हो, रीचेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक पहुंच जाए, ठीक है, आधा रास्ता पार कर ले, ये हो गया। और इस कंसंट्रेशन को ही बोलते हैं Km, यही होता है आपका Km, ठीक है। Km मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट है, जिसे डिफाइन करते हैं एज अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रीचेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक पहुंच जाए रिएक्शन,
वो कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की उसे हम बोलते हैं Km, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट होता है Km, ठीक है। चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए इतना, फिर इसके आगे लिखिए, एक टर्म नहीं आई है, यहीं पे लिख लेते हैं, अभी तो स्पेस है, यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट E नॉट is the total concentration of enzyme। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वो रफ हो गया, यहाँ देखो आपका E प्लस ES कॉम्प्लेक्स देन प्रोडक्ट प्लस E, ये बन रहा था रिएक्शन जो थी। अब एंजाइम, यहाँ भी है एंजाइम की कंसंट्रेशन और यहाँ ES कॉम्प्लेक्स में भी तो एंजाइम की कंसंट्रेशन है। तो अब हमें नहीं पता इसकी, ये मान लो ये 10 है, ये 20 है, हमें नहीं पता इसकी टोटल कंसंट्रेशन कितनी है, तो हमने उसको E नोट मान लिया। E नोट इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, और जब टोटल है तो आपको पता है E नोट किसके इक्वल होगा, E प्लस ES के इक्वल, ठीक है, E प्लस ES के इक्वल होगा। चलिए पहले एक बार इतना नोट डाउन करिए। यहाँ पे देखो, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से देखो, जब आप इस Km को यहाँ पे पुट करोगे, Km बराबर, ये Km मान लिया हमने, तो Km के इक्वल हो जाएगा, तो रफ कर देती हूँ, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, आपने E नॉट निकाला था, यहाँ से अगर मैं इसमें E की वैल्यू निकाल लूँ, E बराबर कितना हो जाएगा, E नॉट माइनस ES, E नॉट माइनस ES, ये हो जाएगा। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ये रफ कर देती हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लीजिए, नीचे आपको दिख रहा होगा, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड में ये वैल्यू पुट करने पर, सेकेंड इक्वेशन में पुट करो ये वैल्यू, Km बराबर किसकी वैल्यू रख रहे, E की जगह पे रखो ये पूरा, E नोट माइनस ES और SSA और नीचे ESSA, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Km ES बराबर हो जाएगा E नोट माइनस ES और ये हो जाएगा आपका S, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, ये क्या करेंगे अब, इस ES की मल्टीप्लाई करिए, E नोट था और S आ जाएगा माइनस, ये ES कहाँ से, अच्छा ये पूरा ES है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये ES है, ठीक है, ES है ये, तो ES और S, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला टर्म है इधर ले आओ, यानी कि Km ES प्लस ES और S, और ये बराबर हो जाएगा E नॉट और ये S, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से देखो आप, ES दोनों में है, तो ES में कॉमन ले सकती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका Km प्लस S, ये हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका E नोट और S, ठीक है। ये रफ कर देती हूँ नीचे का, इसलिए बोल रही हूँ साथ में नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ES निकालना है, ES कैसे आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में पहुँच जाएगा, E नोट ऊपर S ऊपर, ये नीचे आ गया Km प्लस S, इक्वेशन नंबर
थर्ड बोल दीजिए। फर्स्ट और सेकंड हो गई थी इक्वेशन, अब थर्ड बन गई है, ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्योंकि आपको पता है बिकॉज स्लोएस्ट स्टेप, ये तो आपको पता ही है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते आ रहे हो कि स्लोएस्ट स्टेप ही क्या होता है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। बिकॉज स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप and according to Michaelis-Menten, the slowest step is the breakdown of enzyme substrate complex. कॉम्प्लेक्स ES, ठीक है, ये होता है। अभी मैंने आपको जब रिएक्शन लिखी थी तो ES और इक्विलिब्रियम में ES बना था, ये उसके साथ बना था आपका प्रोडक्ट और एंजाइम, ये था कुछ इस तरह से, ES बना था और फिर प्रोडक्ट प्लस E। तो आपको ये तो पता ही है केमिकल काइनेटिक्स से कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो स्लोएस्ट स्टेप पे होता है, ठीक है, यानी कि स्लोएस्ट स्टेप से किसी भी रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप है उसी से हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फास्ट स्टेप से तो हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे, इतनी फास्ट रिएक्शन होगी, और वेरी स्लो होगा तो बहुत महीनों सालों में जाके होगा, इतना हम वेट नहीं कर सकते, तो स्लोएस्ट स्टेप हम ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग मिकेलिस-मेंटन ने जो अपना स्टेटमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्लोएस्ट स्टेप है वो ये वाला होगा, ES कॉम्प्लेक्स का जब आप ब्रेक डाउन करोगे। यहाँ पे लिखवाया था ना पहले, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होता है, तो यही वाला जो स्टेप है आपका ये वाला, और इसके लिए आपका रेट था K3, ठीक है। ये वाला स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। सो रेट क्या हो जाएगा, सो रेट ऑफ दिस स्टेप, इस स्टेप का रेट कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा इस स्टेप का रेट। आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि ये मुझे टॉपिक ख़त्म ही करना पड़ेगा, बीच में नहीं छोड़ सकते। सो रेट ऑफ स्टेप कितना हो जाएगा, दिस स्टेप, यानी कि इस वाले स्टेप का रेट देखो, V से डिफाइन करते हैं अपना रेट कितना हो जाएगा, K3, रेट कांस्टेंट K3 है वहाँ पर, और क्या हो जाएगा आपका P और E, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सॉरी ES आएगा ना वहाँ पे, तो K3 ES, मैंने बैकवर्ड रिएक्शन का लिख दिया है, ठीक है, ES, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ से। अब क्या करेंगे, ये ES यहाँ से ES है तो क्या करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ES फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, करो जरा पुट वैल्यू, क्या हो जाएगा, B बराबर क्या है, K3 है, K3 ऐसे ES की जगह पे पूरा उठा के रखना है, तो जब ES की जगह आप रखोगे तो कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ये E0 और S, और अपॉन में आएगा आपका Km प्लस S, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे। यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं फटाफट से। अब आपको मैंने अभी डायग्राम से बताया था, ये वाला डायग्राम बोल रही हूँ, ग्राफ से, ये होता है आपका Vmax, और Vmax आपको पता है कब आता है, ठीक है, यानी कि जब सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पे क्या हो, ये है एंजाइमेटिक रिएक्शन का, यानी कि जब एंजाइम के पास सब तरफ पूरी कंसंट्रेशन फुल हो जाए, इससे ज़्यादा से नीड ना हो, यानी कि सैचुरेशन हो जाए एंजाइम का। सैचुरेशन पॉइंट के बाद आप कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला एंजाइम पर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे रफ कर देती हूँ, ठीक है। लिखिए, if enzyme is
is completely saturated with substrate, then जो आपका V था, V will become the Vmax। और जब ये एप्लीकेबल होगा यहाँ, ठीक है, यानी कि अगर आपका एंजाइम जो है सैचुरेटेड हो जाएगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ, इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको पता है वो किस पॉइंट पे होता है जिस पे उसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, Vmax पर ही होता है। तो वी विल बिकम द Vmax एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपके पास, V मैक्सिमम बराबर हो जाएगा K3E0। Vmax कितना हो जाएगा आपके पास, K3E0, ठीक है। अब क्या करेंगे इस K3E0 की, ऑन पुटिंग this value in इक्वेशन नंबर 4। अब इसे 4 में पुट करेंगे। 4 में कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो आपको K3 और E0 कुछ दिख रहा है यहाँ से, यहाँ पे इसकी जगह Vmax रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये V स्मॉल वाला है और यहाँ पर आ जाएगा V मैक्सिमम इंटू हो गया आपका S, और नीचे क्या है आपका Km प्लस S, इक्वेशन नंबर 5। एंड दिस इज नॉन एज, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं मिकेलिस मेंटन इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नॉन एज मिकेलिस मेंटन इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को बोलते हैं हम मिकेलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है। एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे बस थोड़ा सा स्टेप और है, चलिए नोट डाउन हो गया होगा। यहाँ से कुछ नहीं है, वैसे तो यहीं पे इनफ हो जाता है क्योंकि यही है आपकी मिकेलिस मेंटन इक्वेशन, लेकिन जो अभी बात कही है मैंने, जो अभी बात बताई है, जो Km है उसको प्रूफ करेंगे। मैंने आपको बताया है जो Km है वो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की, जिस कंसंट्रेशन पे सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जिस पे क्या होगा, रिएक्शन अपने Vmax के हाफ पर पहुंच जाएगी, ठीक है। यानी कि उसका जो रेट होगा वो Vmax का आधा होगा, ठीक है। ये बात कही है मैंने, तो इसको प्रूफ भी करके दिखा देती हूँ। वैसे तो इतना ही इनफ है, अगर आपका आता है कि मिकेलिस मेंटन इक्वेशन को ड्राइव करिए तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार लिख लीजिए वैन V इज इक्वल्स टू है आपका V/2, यानी कि वही बात है, जो रेट है उसका Vmax का हाफ हो जाएगा। ये कब होता है, एट Km पर, और Km क्या है आपको पता है कि वो सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर रेट क्या होता है, हाफ, तो वही है। अब यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ऑन पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 5। जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/2, Vmax है ये, सॉरी, V मैक्सिमम का ही तो हाफ होता है ना, तो V मैक्सिमम बाई 2, और ये बराबर हो जाएगा आपका V मैक्सिमम और S, और ये अपॉन में आ जाएगा Km प्लस S। देखो दोनों साइड कुछ कॉमन है, V मैक्सिमम कॉमन है, कट हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लस में है, तो यहाँ से आपका बचेगा 1/2 S अपॉन Km प्लस S। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हो जाएगा 2S बराबर हो जाएगा Km प्लस S, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, Km को एज इट इज़ रहने दो, इसको इधर ले आओ, तो 2S है ये माइनस 1S है, 2 में से जब 1S गया, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, इसको रफ कर देती हूँ ऊपर वाले को।
यहाँ से देखो 2 S में से एक S जाएगा तो एक S बचेगा, यानी कि जो आपका Km था, जो आपका Km था वो क्या हो गया यहाँ से S। और यही तो आपको बात बताई थी, यही तो आपको बताया था Km की डेफिनेशन से, यही तो आपको प्रूफ कराया था मैंने कि जो Km है क्या है, वो सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जिस पर क्या होगा आपका V मैक्सिमम, जो आपका रेट है वो V मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा। तो हमने V मैक्स को लेके चला कि देखें इसका कैसे प्रूफ कर लेते हैं इसको। तो हमने V को V मैक्सिमम बाई 2 ले लिया, उसके रेट को, वो रेट मान लिया उस Km वाला कि एट Km पे क्या होगा, V मैक्सिमम का हाफ होगा, हमने वो मान लिया। और इसको सॉल्व करके देखा तो हाँ ये वाकई में वही आया है, Km सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के इक्वल ही आया है, ठीक है। और इसकी अगर आप इसकी डेफिनेशन तो मैंने पहले लिखा दी है डेफिनेशन, और इसकी यूनिट लिख लीजिए। यूनिट होगा इसका, कंसंट्रेशन की है तो मोल पर लीटर ही होगा, मोल पर लीटर होगा, ठीक है। और ये क्या है आपको दिख रहा है यहाँ पे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो एक तो इसके बारे में पॉइंट हो गया, Km के बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी, यूनिट हो गई इसकी इतनी। और ये क्या है, डिपेंडेंट ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो Km की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, डिपेंडेंट ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंड किस पर डिपेंड नहीं करता है, आपको यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन दिख रही है, नहीं, तो अगर पूछ ले इसलिए मैं लिखवा रही हूँ इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट है ऑन एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। ये बात हो गई। एक बार इतना नोट डाउन करिए, ये नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने, मैं रफ कर देती हूँ। Km के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम अभी। बस आपका 2 मिनट का और है ये लेक्चर, आज लेंथी हो गया है बट ये टॉपिक बीच में छूटता। मोस्टली इसकी जो वैल्यूज़ हैं, Km की वैल्यू लाई करेगी कि वैल्यू ऑफ Km, टिपिकली जो वैल्यू है इसकी, वैल्यूज़ ऑफ Km लाई इन द रेंज ऑफ 10 to the power -2 to 10 to the power -5, इसके बीच में इसकी रेंज रहेगी मोल पर लीटर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, ये जो है Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी ऑफ एंजाइम, ठीक है। एंजाइम की एफिनिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। Km की वैल्यू एंजाइम की जो एफिनिटी है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आप, चलो एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखो रिएक्शन रेट, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आपको पता है इसका जो ग्राफ है वो ऐसा आता है, ये होता है आपका वी मैक्स, ठीक है। और Km वो वैल्यू होती है जो वी मैक्स के हाफ पर पहुँच जाता है, एग्जैक्टली इसका हाफ जो होगा, ठीक है, इसके हाफ वैल्यू वी मैक्सिमम का जहाँ हाफ होता है, यानी कि ये क्या है आपका वी मैक्सिमम का हाफ है, ठीक है। और ये वाली जो कंसंट्रेशन होगी सबस्ट्रेट की, इसे बोलते हैं हम Km, ठीक है। ये हो गया। अब देखो जैसे जैसे Km की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। Km इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ एंजाइम, वैसे वैसे एंजाइम की एफिनिटी कम होगी। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसकी इंक्रीज होगी, इसकी इंक्रीज होगी तो वो एफिनिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। ये था Km के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। आज हमने कवर कर लिए 2 फैक्टर्स कवर कर लिए, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, जिसमें हमने सबस्ट्रेट में
थोड़ा सा ही था, लेकिन आगे हमें पूरा ड्राइव करना था मिकेलिस मेंटन इक्वेशन को, ठीक है। तो हमने मिकेलिस मेंटन इक्वेशन का पूरा डेरिवेशन देख लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि मिकेलिस मेंटन इक्वेशन ड्रॉ करिए, तो आप पूरा यही डेरिवेशन लिखेंगे, और अगर फैक्टर्स में पूछा जाए तब भी आप पूरा देंगे। अगर सिंगल फैक्टर पूछा जाए, अगर फैक्टर्स पाँचों आ रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा लिख के भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कीप लर्निंग।